चैप्टर 9 बहुत इजी चैप्टर है, कॉर्पोरेट एक्शंस। ठीक है। बहुत से जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं उसके बारे में आप और हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बातें होगी। क्या है, क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन थोड़े लॉजिकल आते हैं या थोड़ा ज्यादा डिटेल में पूछा जाता है। ठीक है। तो कॉर्पोरेट एक्शंस क्या है? कंपनी बहुत सारे एक्शन लेती है, सेवरल एक्शंस। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दोस रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है। दिस इंक्लूड शेयरिंग ऑफ सरप्लस विथ शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यानी उनके पास पैसे बहुत है, सरप्लस है। ठीक है। चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्रू फर्दर इशू ऑफ शेयर, यानी कि आप कुछ और शेयर्स इशू कर दिए, बाय बैक कर दिए, मर्जर एक्विजिशन, डी लिस्टिंग, डी लिस्ट भी होता है। ठीक है। राइजिंग डेप्ट एंड अदर्स। लेकिन कॉर्पोरेट एक्शंस को रेगुलेट होता है तीन चीजों से। पहला होता है प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, रिलेवेंट रेगुलेशन ऑफ सेबी, टर्म ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट एंटर इनटू विद द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। और जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, प्रिस्क्राइब जो भी रेगुलेशंस होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना होता है। ठीक है। उनको नोटिस देना होता है, रेगुलेटर्स को, स्टेक होल्डर्स को। ठीक है। जो भी डिस्क्लोजर नॉर्म्स लेट डाउन किया गया है उसके अकॉर्डिंग। कॉर्पोरेट के बेनिफिट एंड एक्शंस। ठीक है। जो भी अप्लाई टू ऑल इन्वेस्टर हु अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो मेंबर एज अ मेंबर रजिस्टर्ड है। ठीक है। इफ द शेयर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। ठीक है। तो जिनका नाम अपीयर हो रहा है रजिस्टर में ऑफ बेनिफिशियल ऑनर। ठीक है। इन केस ऑफ डीमेट फॉर्म, कंपनी अनाउंस रिकॉर्ड डेट, बोलते हैं ना रिकॉर्ड डेट तक आपको रखना है। कंपनी रिकॉर्ड डेट होता है कि रिकॉर्ड डेट तक आपको रखना है शेयर, या बुक क्लोजर पीरियड। ठीक है। इन्वेस्टर हुज नेम अपीयर ऑन रिकॉर्ड, वो एलिजिबल होते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस के। तो पहला होता है डिविडेंड। डिविडेंड कैसे मिलता है? ठीक है। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स, वो शेयर होल्डर्स का होता है। तो क्या करती है कंपनी? या तो रिटेन कर लेगी, प्रॉफिट को रिटेन कर लेगी कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस में। ठीक है। और या तो उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट के कोई ज्यादा दिख नहीं रहे साधन, तो क्या करेगी? शेयर होल्डर को रिटर्न कर देगी। और शेयर होल्डर को रिटर्न करना है तो इक्वल पोर्शन में होता है। ठीक है। तो उसे डिक्लेयर एज अ डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड रिटेन पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी कि आधा बांट दिए, आधा रख लिए। तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी को क्या दिख रहा है आने वाले समय में, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो इंटरिम डिविडेंड, एक डिविडेंड होता है इंटरिम। अ कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और जो फाइनल डिविडेंड होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर देते हैं। और जब भी कंपनी डिविडेंड पेड करना रहता है, जब आप डिक्लेयर किए हो उसके 30 दिन के अंदर आपको पेड करना है, पे करना है, पैसे देने हैं उनको। और इससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सेबी ने मैंडेट किया है लिस्टेड कंपनी को कि आप डिक्लेयर करोगे डिविडेंड इन रुपीज टर्म्स, पर शेयर बेसिस। पहले क्या होता था, परसेंटेज में होता था ऑफ फेस वैल्यू। लेकिन क्या होता है, इसके कारण कंफ्यूजन होता है इन्वेस्टर्स को। ठीक है। आपने भी अगर न्यूज चैनल देखा होगा तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बताते 50% डिविडेंड। तो कोई न्यूज चैनल में ये समझाने नहीं आता कि 50% किस चीज का है। कोई नहीं आज तक देखे हो किसी को समझाते? नहीं देखे होंगे। तो 50% डिविडेंड बाई टू कंपनीज ए एंड बी, डिफरेंट फेस वैल्यू। जैसे 2 रुपए एक का फेस वैल्यू है, एक का 10 रुपए है। तो जिसका 2 रुपए उसमें आपको 1 रुपया मिलेगा, और जिसका 10 रुपए उसका 50% 5 रुपए मिलेगा। ठीक है। डिफरेंट होता है, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है। हिस्टोरिकल डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंपनी में भी सीन इन द पे आउट रेशो विच कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द कंपनी डिविडेंड पर शेयर बाई अर्निंग पर शेयर। ठीक है। और जो भी डिडक्शन होता है टैक्स में, ठीक है, अंडर सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट,
10%। ठीक है, कंपनी डिडक्ट 10% टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम मोर देन 5,000, आप अगर आपको मिल रहा है एनुअली इन शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, बहुत इजी है, क्वेश्चंस आते हैं। राइट इशू क्या होता है? पैसे की जरूरत है कंपनी को, एडिशनल इक्विटी शेयर्स। तो दो चॉइस होते हैं, या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्रेश सेट, या तो फ्रेश सेट ऑफ इन्वेस्टर के पास जाओ, या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाओ। ठीक है, तो जब भी कंपनी फ्रेश सेट ऑफ शेयर्स को इशू करती है फ्रेश सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को, तो क्या होता है? प्रपोर्शन होल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डाइल्यूट होता है। लेकिन कंपनी अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कंपनी का जैसे 10 लाख का शेयर है, 10 रुपए का, पेड अप कैपिटल है 1। ठीक है, अगर 10 लाख शेयर, अनदर 10 लाख शेयर इशू करती है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो प्रपोर्शन है वो डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन राइट चॉइस में ऐसा नहीं है। ठीक है, डाइल्यूटिंग ऑफ होल्डिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन राइट इशू में क्या होता है? सब्सक्राइबिंग टू राइट इशू इज अ चॉइस, बट कंपल्सन नहीं है इन्वेस्टर्स को। अगर आपको सस्ते में बाय शेयर ऑफर्ड बाय देम अंडर राइट इशू और लेट द चॉइस एक्सपायर विदाउट एनी एक्शन, क्या होता है? आपको कभी राइट इशू मिला होगा, आप उसे चाहे तो उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल भी कर देते हैं, मींस ट्रांसफर, या तो चलो यार ऐसी एक्सपायर होने दो, या तो क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हो राइट्स को। ठीक है, तो may choose to transfer their right and entitlement to another person of consideration without consideration। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिनंसिएशन ऑफ राइट। राइट इंटाइटलमेंट क्या होता है? गेट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है? राइट इशू आता है तो आपने देखा होगा मार्केट में ट्रेड होता है वो, उसको बोलते हैं RE। ठीक है, और जनरली जो शेयर राइट इशू में इशूड होते हैं, उसका जो प्राइस होता है वो डिस्काउंट में होता है। ठीक है, अगर प्राइस राइट इशू से ज्यादा है तो इन्वेस्टर क्या करेगा? मार्केट से बाय कर लेंगे। ठीक है, जैसे कोई कंपनी का शेयर है, वो 10 शेयर ले रहा है जिसका शेयर प्राइस 100 है। इफ द कंपनी इज फर्दर नीडेड ऑफ कैपिटल, इट कुड गेट दिस कैपिटल फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो क्या कर रही है कंपनी? वन, आपको इफ कंपनी इशू 1 for 2, इशूड एट 70 रुपीज, तो आपको क्या मिलेगा? एक शेयर के बदले में फॉर एक शेयर मिलेगा एवरी 2 शेयर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? A has 10 शेयर, अगर आपके पास 10 शेयर है तो आप 5 शेयर 70 रुपए में बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर कंपनी अलाउ शेयर होल्डर टू अप्लाई फॉर एडिशनल शेयर बियॉन्ड द एंटाइटलमेंट बिकॉज सम होल्डर में नाइदर अप्लाई फॉर शेयर अंडर देयर एंटाइटलमेंट ट्रांसफर देयर राइट टू अदर और दिस शेयर विल बी अवेलेबल फॉर इशुएंस। ठीक है, तो देखो एक यहां से क्वेश्चन, एक ये समझ में आ गया होगा राइट इशू क्या है, थोड़ा बहुत। लेकिन राइट इशू से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? सब्सक्रिप्शन ओपन कितने दिन के लिए है? मिनिमम 15 दिन, 15, और मैक्सिमम 30 डेज। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है राइट इशू से रिलेटेड। और राइट इशू ऑफ शेयर मस्ट फॉलो सेबी रेगुलेशन ऑन इशू ऑफ शेयर, यानी कि सेबी के रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, आपको बताना है कि उसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स है, कब ओपन हो रही है, कब क्लोज होगी, हर चीजें आपको डिटेल शेयर करना है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ राइट शेयर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर गोज अप विद द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द कैश इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, राइट इशू करने से क्या होता है? कैश इंक्रीज होता है इन असेट साइड ऑफ द बैलेंस, ऑल शेयर होल्डर सब्सक्राइब टू देयर फुल एंटाइटलमेंट राइट, देयर प्रोपोर्शन ऑनरशिप रिमेन अनचेंज। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास जो है वो गोज अप हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो पूछता है कि मिनिमम और मैक्सिमम डे, तो मिनिमम है 15, मैक्सिमम है 30 डेज के लिए, ओपन और क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट होता है बोनस। बोनस के लिए किसी से पूछने की जरूरत कंपनी को नहीं पड़ती है, इसे एज अ अल्टरनेट टू द कैश डिविडेंड भी बोलते हैं या इक्विटी डिविडेंड भी बोलते हैं। बोनस शेयर के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है, द रिजर्व जो होता है ना पैसा इन द बुक ऑफ द कंपनी गेट ट्रांसफर टू अनदर हेड। ठीक है, पेड अप और सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, शेयर होल्डर डू नॉट। ठीक है, देर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ होल्डिंग, आपकी ये भी चेंज नहीं होती इन प्री एंड पोस्ट बोनस। ठीक है, बस साइकोलॉजिकल एक आपको इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे 1:3 के एंटाइटलमेंट, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, देखिएगा कभी कभार आपको बोनस शेयर का पता होना चाहिए कि बोनस इन द रेशो ऑफ 1:3 एंटाइटलमेंट हुआ है ना। तो फॉर वन बोनस शेयर ऑफ एवरी 3 शेयर, आपके पास 3 शेयर हैं तो 1 शेयर मिलेगा आपको। ठीक है, और कंपनी हमेशा बोनस शेयर इशू करती फ्रॉम फ्री रिजर्व, जो उनके द्वारा बिल्ड किया गया है जेन्युइन प्रॉफिट से। ठीक है, जो रिजर्व बिल्ड फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट से, तो वहां पे बोनस इशू इशू के लिए कंसिडरेशन नहीं मिलती। अगर आपने कभी डिफॉल्ट किया है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल और एनी डेब्ट सिक्योरिटी, तब भी आप बोनस इशू नहीं कर सकते। ठीक है, इशुएंस ऑफ बोनस शेयर इज टर्म एज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, कोई आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कोई आपको इकोनॉमिक चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, पर शेयर डेटा, बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस। ठीक है, विटनेस इमीडिएट डिटेरोरेशन। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि क्या कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो होता नहीं है, बस आपके शेयर्स डबल हो जाते हैं। जैसे एक शेयर है जिसका प्राइस है 1000 रुपीज, 1:1 में बोनस मिलने वाला है। तो अब क्या होता है, उसकी प्राइस हो गया डाउन 500 आफ्टर बोनस। पहले 100 शेयर थे, अब आपके पास 200 शेयर है। 100 शेयर का प्राइस था 1000, तब भी उसकी वैल्यू थी 1 लाख। आज 200 शेयर है और 500 रुपये प्राइस है, तब भी उसकी प्राइस है 1 लाख। तो कोई उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टॉक स्प्लिट। जैसे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, कॉर्पोरेट एक्शन है वेयर द फेस वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इज रिड्यूस इन डिफाइंड रेशो। ठीक है, 1:5 में, मीन्स एक के बदले 5 मिलेगा आपको। इसमें भी इकोनॉमिक वैल्यू कोई चेंज नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता कि आपका प्राइस डबल हो गया तिबल हो गया, ऐसा नहीं। यस। सर ये स्टॉक स्प्लिट क्यों करते हैं सर? हाँ, वही बता रहा हूं मैं। कई बार क्या होता है, प्राइस किसी शेयर का ना बहुत हाई हो जाता है, तो क्या होता है रिटेलर्स को क्या लगता है बहुत ज्यादा प्राइस है, तो वो लोग क्या होता है कि ज्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं हो पाते, इवन कि कई बार वॉल्यूम भी नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे 10 MRF का टायर है, कितने का है वो, 1 लाख से ऊपर का है ना। तो अब उसमें आप खरीदने जाओगे क्या, मैं आप कोई नहीं खरीद सकता 1 शेयर। लेकिन अगर वही उसकी उसका अगर फेस वैल्यू डाउन हो जाए, तो बहुत से लोग खरीद सकते हैं जो चाहते हैं। ठीक है, तो इसका एक इम्पैक्ट बताता हूं कि कोई यानी कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे अब 10 रुपए फेस वैल्यू है, इन्वेस्टर होल्ड किया 100 शेयर्स। ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने स्प्लिट किया 1/5 में, तो 10 रुपए की चीज थी, अब 2 रुपए आ गई फेस वैल्यू। ठीक है, तो इससे शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर उसके बढ़ गए। ठीक है, और फेस वैल्यू आपका कम हो गया और नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, और कुछ नहीं। और क्या होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, कंपनी कंसिडर स्प्लिटिंग देयर शेयर इफ प्राइस ऑफ शेयर इन सेकेंडरी मार्केट एंड सी टू बी वेरी हाई। उससे क्या होता है बहुत हाई हो गया, यानी कि बहुत ऊपर चला गया है, तो रिस्ट्रिक्ट क्या हो जाते हैं, बड़े पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वेस्टर नहीं हो पाते ज्यादा। ठीक है, पोस्ट स्प्लिट क्या होता है, प्राइस उसके कम हो जाते हैं। ठीक है, और उससे लिक्विडिटी भी मिलती है। ठीक है, तो यही होता है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जैसे एसबीआई ने किया था, उस उनके शेयर थे 2700 रुपए। ठीक है, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, 10 रुपए फेस वैल्यू था, वो घटकर 1 रुपए हो गया। 2700 में लोग शायद खरीद नहीं पा रहे होंगे, लेकिन 200 आफ्टर स्प्लिट 270 रुपए आ गया या 290 रुपए आ गया। ठीक है, जब उन्होंने बताया था कि स्प्लिट होने वाला है,
लेकिन पोस्ट स्प्लिट उसका प्राइस 295 आया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स उसके बढ़ गए। यस। नेस्ले का मुझे नॉलेज नहीं है, होगा। स्प्लिट बहुत सारे शेयर्स होते हैं, जैसे अडानी पावर हुआ था, अभी स्प्लिट हुआ है शायद। ठीक है। कंसोलिडेशन जस्ट रिवर्स है, मीन्स 5 की जगह 1 शेयर। ठीक है। लोग क्या होता है इसमें, जस्ट अपोजिट है कि शेयर जो है आपके पास ज्यादा है, यानी कि उसका प्राइस बहुत कम है, तो लोगों को क्या लगता है, अरे बहुत कम प्राइस है, हो सकता है पेनी स्टॉक हो, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्ट कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को, वो क्या करते हैं, उसको वापस से, उसका जो फेस वैल्यू है जैसे 1 रुपीज है या 2 रुपीज, अब उसको वापस 5:1 में कर दिए, तो वापस उसकी फेस वैल्यू 10 हो गई। शेयर प्राइस मान लो उसका 2 रुपीज था, मान लो शेयर था 2 रुपए, या 20 रुपीज था, अब बढ़ के क्या हो गया, 20 × 5 100 हो गया। तो प्राइस भी उसके बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को थोड़े अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। कम प्राइस वाले शेयर्स भी थोड़े लोगों को डर लगता है ना, कि अरे इससे क्या होगा कंपनी का। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक शेयर है, ठीक है, यानी कि जस्ट अपोजिट। ठीक है। कॉन्सोलिडेशन क्या होता है, स्प्लिट का जस्ट अपोजिट है। जैसे 5:1 में 25 रुपए शेयर का दाम है, 5:1 में हुआ तो 25 × 5 कर लो। ठीक है। तो उसके प्राइस बढ़ गए। ठीक है, और कुछ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन से, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मर्जर एक्विजिशन कंसोलिडेशन कॉर्पोरेट एक्शन है। ठीक है। ऑनरशिप चेंज होती है विच रिजल्ट इन चेंज इन द ऑनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। ठीक है। तो पहला क्या है, मर्जर एंड एक्विजिशन में सिनर्जी होती है। सिनर्जी मीन्स ईच कंपनी हैज डिस्टिंक्टिव इफिशियंसी। जब वो कंबाइन हो जाए तो ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि मेरी कैपेबिलिटी कुछ है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है, लेकिन दोनों मिल जाए तो मिल के बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकते हैं, तो इसे सिनर्जी कहा जाता है। ठीक है। दिस कंबाइंड एंटाइटी कैन बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमी ऑफ स्केल, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड एक्सपेंडिंग द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है। और क्या फायदा होता है, इंक्रीज रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर। इफ टू कॉम्पिटिटर गो थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन, इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर। ठीक है। जियोग्राफिकल एंड अदर डाइवर्सिफिकेशन, एक्वायरिंग कंपनी इन डिफरेंट जियोग्राफी और कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस स्पेस में ऑफर सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द एक्वायर। ठीक है, ये तीन इसके कुछ मोटिव है। ठीक है। टैक्सेशन का भी फायदा मिलता है, एंजॉय टैक्स शील्ड अगेंस्ट द लॉस इन द टारगेट कंपनी। ठीक है। तो शेयर पैटर्न ऑफ लिस्टेड कंपनी में चेंज हो जाती है। ठीक है। और एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड वोटिंग राइट बाय द एक्वायर एंड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न विद द एक्वायर। सेबी का एक रूल है एक्विजिशन एंड टेक ओवर का 1997, रिलेवेंट टू ट्रिगर एंड रिक्वायरमेंट फॉर एक्वायर एंड ऑफर फॉर अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक शेयर होल्डर टू एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। आपको पब्लिक शेयर होल्डर को एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। मर्जर एक्विजिशन, स्प्लिट, बोनस और कंसोलिडेशन, डिविडेंड, ये बहुत इजी टर्म्स हैं, लेकिन क्या होता है ना, डिटेल में आप नहीं पढ़ोगे तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। डीमर्जर एंड स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ क्या होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को वन और मोर पार्ट में चेंज कर देती है, स्पिन ऑफ करती है। ठीक है, सेपरेट कंपनीज बनाती है। जैसे 2018 में किया था अडानी इंटरप्राइजेस ने। उन्होंने क्या किया, न्यू कंपनी बनाई अडानी ग्रीन्स। तो शेयर होल्डर जो थे अडानी इंटरप्राइजेस के, उनको वेयर गिवन शेयर इन द न्यू कंपनी इन रेशो ऑफ 761 एंड 1000। 2015 में भी वैसे ही किया गया था कि पोर्ट, पावर, ट्रांसमिशंस, उनके भी बिजनेस को सेपरेट किया गया था। Yes. टाटा मोटर्स का भी है। ठीक है, डीमर्जर हुआ है, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट है जो है, ये डीमर्जर आप समझ गए, ये क्या है कि यहां पे स्पिन ऑफ की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट होता है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, यहां से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं।
क्या होता है, कुछ कंपनी फुलफिल नहीं कर पाती या फेल हो जाती है ऑब्लिगेशन में क्रेडिटर्स को या क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी एंड द क्रेडिटर ऑफ द मेंबर, वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में जाते हैं कि अपन सेटल कर पाए। ठीक है। और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होती है कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोसेस कंपनी एंड क्रेडिटर्स। ठीक है। टिपिकली इसमें क्या होता है, रीऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज किया जाता है शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है। और ये कैसे होता है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, कंपनी एक्ट सेक्शन 230, कंपनी एक्ट 2013। ठीक है। ये कंपनी और क्रेडिटर्स के बीच होता है। ठीक है। पर्सन क्लेमिंग द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, उनको अप्रोच करना होता है एनसीएलटी, कई बार फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है। ट्राइब्यूनल ऑर्डर करती है मीटिंग बिटवीन द कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर, वहां पे ये बैठ के स्कीम ऑफ अरेंजमेंट करते हैं। मीन्स भैया चलो यार कुछ तो किया जाए, कंपनी अच्छी है खराब नहीं है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग, लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं बस। एक लाइन में अगर समझना पड़ो, अगर डिस्ट्रेस है कंपनी, ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो उनके जो डेप्ट है उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोड ऑफ रीपेमेंट या ईएमआई है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। कि चलो यार आप डिफॉल्ट ना हो। ठीक है। और जैसे आपको साल भर में पैसा पटाना है, तो आप 10-10 हजार रुपए करके पटा रहे हो, मान लो उसको बढ़ा दिए, 5 साल के लिए कर दिए, चल भाई तू हर महीने 2-2 हजार ही पटाओ, आप 2 हजार तो कम से कम पटाओ, तो वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग करती है कंपनी, यानी कि बैंक्स करती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है बायबैक। बायबैक क्या होता है, जो कंपनी के पास एक्सेस कैश है ऑन द बैलेंस शीट, उसको यूज करती है। इट में यूज द मनी टू एक्सपेंड बिजनेस, एक्सपेंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिड्यूस और इट्स लाइबिलिटी बाय पेइंग बैक और रिड्यूसिंग इट्स बोरिंग। या तो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को। थर्ड ऑप्शन होता है मैनेजमेंट नीड टू चूज बिटवीन होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी अमंग द ऑल शेयर होल्डर्स, सभी को दे देती है पैसा थ्रू डिविडेंड, और इट वुड ऑफर चॉइस ऑफ द शेयर होल्डर टू हैव द मनी थ्रू सेलिंग देयर शेयर बैक, यानी कि अपने शेयर्स को तुम बेच दो वापस। ठीक है। उससे क्या होता है, इनहेंस होती है ईपीएस, बुक वैल्यू भी बढ़ती है उससे। ठीक है। मोटिव क्या होता है बायबैक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायबैक बहुत कम लोग जानते हैं। तो बायबैक समझ जाओ कि वैल्यू बूस्ट होती है कंपनी के स्टॉक की जो अंडर वैल्यू है, एक्सेस कैश है एंड लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी। बायबैक का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है। डिफेंसिव इंडस्ट्रीज है अगेंस्ट अ पोटेंशियल टेक ओवर। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ईपीएस इंक्रीज होता है, बुक वैल्यू इंक्रीज होती है। बाय बैक टू रिड्यूस इक्विटी एंड रिजल्टेंट इंक्रीज इन लेवरेज इन द कंपनी। बाय बैक टू डिफ्यूज द इम्पैक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन प्रमोटर होल्डिंग ऑन अकाउंट ऑफ ई सॉप्स। ठीक है। तो ये भी है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ बाय बैक ऑन माइनॉरिटी शेयरहोल्डर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ascertain मैनेजमेंट इंटेंशन टू बाय द इंटेंशन ऑन बाय बैक ऑफ शेयर। ठीक है। आप पता, यानी कि पॉजिटिव तो बहुत होते हैं लेकिन आप इंटेंशन नहीं जान सकते मैनेजमेंट का कि क्यों ऐसा कर रही है। ठीक है। बाय बैक ऑफ शेयर कैन बी डन ओनली आउट ऑफ रिजर्व, सरप्लस अगर आपके पास है, आप उधार में हो तो नहीं दे सकते। ठीक है। एलिजिबल, एलिजिबल कौन है बाय बैक के लिए, जो डिफॉल्ट नहीं हुआ है, शुड नॉट हैव डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल एंड ऑन डिबेंचर एफडी एंड अदर बोरोइंग, वो कर सकते हैं। ठीक है। बाकी हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी बाय बैक कर दिया, कभी भी उठा उठा खड़े हुए, तो प्रॉफिट होना चाहिए आपके पास। ठीक है। रिजर्व होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। ठीक है। इससे ईपीएस इंक्रीज होता है, हमेशा याद रखिएगा बायबैक से। ठीक है। डी लिस्टिंग। अब नेक्स्ट, एक मिनट, यस कोई क्वेश्चन है। हाँ, इन्फोसिस ने किया था, बजाज ने भी किया है, बजाज मोटर, बजाज क्या है, बजाज ऑटो बोलते हैं ना उसको, बजाज मोटर्स नहीं हो, बजाज ऑटो है। ठीक। डी लिस्टिंग रीलिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डी लिस्टिंग क्या होता है, डी लिस्टिंग और रीलिस्टिंग से क्वेश्चंस आते हैं, 100% आते हैं। मैम ने एग्जाम दिया है, उनको पता होगा कि डी लिस्टिंग रीलिस्टिंग से क्वेश्चन आया ही होगा। अब वही हमको बता सकते हैं मैम।
ठीक है। तो यस, ठीक है। डी लिस्टिंग क्या होता है? Delisting of share refer to permanent removal of the share of the company from being listed on the stock exchange. परमानेंट। दो टाइप की डी लिस्टिंग होती, कंपलसरी और वॉलंटरी। ठीक है। कंपलसरी में क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं लिस्टिंग ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेशन और क्लॉज ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तब। वॉलंटरी क्या है कि कंपनी चूज टू गेट द शेयर डीलिस्ट, कंपनी खुद बोलती कि हमको जाना है यहां से, हमको प्राइवेट कर दो। ठीक है। द मोटिव में रेंज फ्रॉम रेगुलेटरी रिपोर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉम्प्लायंस, ओवरहेड टू मर्जर एक्विजिशन एंड समटाइम हैव फ्रीडम टू एग्जीक्यूट अ चेंज स्ट्रेटजीज। ठीक है। वॉलंटरी डिलिस्टिंग हैज टू हैपन एज डिफाइंड इन द रेगुलेशन ऑफ सेबी। वॉलंटरी कंपनी खुद चाहती है, कंपलसरी यानी कि आप खुद ही डिफॉल्ट हो, आप अच्छे से कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो रेगुलेशंस के। ठीक है। इसलिए आपको बोल रही है भैया आप डीलिस्ट हो जाओ। सेबी रेगुलेशंस, यस। हाँ होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सेबी रेगुलेशन रिक्वायर प्रमोटर ग्रुप टू प्रोवाइड एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू ऑल शेयर होल्डर। सेबी रेगुलेशन क्या बोलता है? प्रमोटर्स को प्रोवाइड करना है एग्जिट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल शेयर होल्डर्स। ठीक है। आपको बिड इनवाइट करना है थ्रू अ रिजर्व रिवर्स बुक बिल्ड प्रोसेस, ये बॉक्स याद रखिएगा। ठीक है। और आपको फ्लोर प्राइस भी तय करना है। ठीक है। शेयर होल्डर देन स्पेसिफाई द प्राइस एट विच दे आर विलिंग टू सेल। शेयर होल्डर को स्पेसिफाई करना है कि कौन से प्राइस में आप सेल करने को तैयार हो कि नहीं हो। ठीक है। अगर प्रमोटर एक्सेप्ट करते हैं बिड प्राइस और रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, और प्रोवाइड अ काउंटर ऑफर टू द पब्लिक। ठीक है। बिड एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। वॉलंटरी डिलिस्टिंग ऑफ कैन गो थ्रू ओनली। वॉलेंट्री डिलिस्टिंग कब होती है? अगर प्रमोटर होल्डिंग इन इंटाइटी क्रॉस 90%। ठीक है। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल कंपनी कैन नॉट डिलिस्ट। 90% से ऊपर अगर प्रमोटर की होल्डिंग हो जाती तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। एटलीस्ट 25% ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर शुड पार्टिसिपेट इन रिवर्स बुक बिल्डिंग। सेकंड क्या है कि 25% पब्लिक शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करने चाहिए रिवर्स बुक बिल्डिंग में। ठीक है। एक कंपनी इज डीलिस्टेड विद सम शेयर स्टिल हेल्ड इन द पब्लिक, यानी कि आप डीलिस्ट हो गए हो फिर भी शेयर बचे हुए हैं। ठीक है। तो शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि वो अपने शेयर सेल कर सकते हैं प्रमोटर्स को। ठीक है। और विथ इन अ 1 ईयर प्रमोटर ऑफर टू बाय दो शेयर एट द एग्जिट प्राइस विथ इन अ 1 ईयर। ठीक है। नो माइनॉरिटी शेयर होल्डर, जो माइनॉरिटी के शेयर होल्डर हैं उनको आप फोर्स नहीं कर सकते एग्जिट करने के लिए एट द टाइम ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ शेयर फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। उस समय आप उनको प्रेशर नहीं दे सकते, फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है। डीलिस्टिंग शेयर कैन बी कम फ्रॉम रीलिस्टिंग से भी थ्रू द रेगुलेशंस। ठीक है। आप अब डीलिस्ट हुए वापर रीलिस्ट होना चाहते हो तो उसके भी कुछ रेगुलेशंस है। ये तो आता ही आता है, बहुत बार आता है। ठीक है। कंपनी कैन अप्लाई फॉर रीलिस्टिंग 5 ईयर आफ्टर डीलिस्टिंग इन केस ऑफ वॉलंटरी। वॉलंटरी में 5 साल बाद और कंपलसरी में 10 साल बाद आप डी डी लिस्ट के होने के बाद रीलिस्ट हो सकते हो। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम है ना। वॉलेंट्री 5, कंपलसरी 10। ठीक है। स्वैप, शेयर स्वैप क्या होता है? जो आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में कि इतने लाख शेयर, यानी कि एक बड़े प्लेयर से एक वन हैंड टू अनदर हैंड गए, बस एक मेरे पास है, आपके पास चला गया। ठीक है। एक्सचेंज होता है, केवल एक्सचेंज, वन सेट ऑफ शेयर विथ अनदर सेट ऑफ शेयर। ये कैसे होता है? स्वैप इज ऑफन यूज ड्यूरिंग द मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ कंपनी व्हेन एक्वायरिंग कंपनी यूज इट्स ओन स्टॉक एज अ कैश टू परचेज द बिजनेस। ठीक है। अपने स्टॉक्स को यूज करते हैं कि बिजनेस पर्पज यानी कि परचेस करने के लिए। ठीक है। ईच शेयर होल्डर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी रिसीव प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ शेयर फ्रॉम एक्वायरिंग कंपनी। ठीक है। फेयर स्वैप, स्वैप वैल्यू के लिए आपको फेयर वैल्यू पता होना चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है।
तब आपका जो स्वैप रेशो है, ठीक है, वो सक्सेसफुल होगा। इसके इसका एग्जाम्पल अगर देखना है तो एक बार गूगल कर लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं इसके। ठीक है। यस, एक को शायद कुछ क्वेश्चन आया है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो अपना चैप्टर 5 9 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 10।